ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय अध्याय 2 राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास राजा, किसान और नगर का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थानों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है अशोक के। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के शासनकाल के प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं? तो इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि में। अगला है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किस व्यक्ति को प्राप्त हुई थी? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई थी। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत नाम से जाने जाते हैं। अगला है, सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किन शासकों द्वारा किया गया? तो सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा कि निम्नांकित में से कौन सा जनपद 8 राज्यों का संघ था? तो इसका उत्तर रहेगा वज्जी। अगला है, शूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। अगला है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 10वां है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम मेगस्थनीज था। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 16। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजमंत्री व्यवस्था को समाप्त कर गणतंत्री शासन प्रणाली की स्थापना हुई। इसका निम्न में से क्या कारण था? तो इसका कारण था आर्थिक दुर्दशा। अगला है, गणराज्य का प्रमुख कितने वर्ष के लिए चुना जाता था? तो गणराज्य का प्रमुख 10 वर्ष के लिए चुना जाता था। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर सबसे पहले निम्न में से किस ईरानी सम्राट ने आक्रमण किया? फिर से रिपीट करेंगे इसे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर सबसे पहले निम्न में से किस ईरानी सम्राट ने आक्रमण किया? तो इसका उत्तर है साइरस प्रथम ने। अगला है, मालवा और उसके आसपास का क्षेत्र किस जनपद का हिस्सा था? तो मालवा और उसके आसपास का क्षेत्र अवंती जनपद का हिस्सा था। सबसे शक्तिशाली राजतंत्र था मगध। मगध वंश की स्थापना किसने की थी? वृहदत्त ने। बिंबिसार की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य। मौर्य सम्राट की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। अगला है, अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? अशोक ने श्रीनगर व देवपत्तन नगर की स्थापना की थी। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे प्रसिद्ध स्मारक कौन सी थी या कौन सी है? तो इसका उत्तर है सारनाथ का स्तूप। अगला है, अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य कहाँ के शिक्षक थे? तो कौटिल्य तक्षशिला के शिक्षक थे। सांची के स्तूप किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो सांची का स्तूप अशोक के शासनकाल में निर्मित हुआ। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है कौटिल्य।
नेक्स्ट है मेगस्थनीज के लेखों से क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो मेगस्थनीज के लेखों से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है कौटिल्य, किसके समकालीन थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। मेगस्थनीज की रचना का नाम इंडिका है। बौद्ध धर्म के प्रसार में सर्वाधिक योगदान किस शासक का रहा। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में सर्वाधिक योगदान अशोक का रहा। प्रभावती किसकी पुत्री थी। तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन थे। प्रयाग प्रशस्ति से गुप्त काल के किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति से गुप्त काल के सम्राट समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। अंतिम है हरिशेन कौन था। तो हरिशेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। विद्यार्थियों, अब हम रिक्त स्थानों का अध्ययन करेंगे। तो पहला रिक्त स्थान है, उस पदाधिकारी का नाम क्या था जिसने खरोष्ठी में लिखी लिपियों का नाम बताया। तो इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। अगला खालिस्तान है, सबसे पहले खालिस्तान भाषा में अभिलेख लिखे गए। तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। अगला है अशोक के अभिलेख खालिस्तान भाषा में लिखे गए। तो अशोक के अभिलेख प्राकृत, पाली, ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में लिखे गए। गुहालेख खालिस्तान में मिले हैं। तो गुहालेख गया जिले के बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में मिले हैं। अगला है कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक खालिस्तान था। तो इसका उत्तर है कनिष्क। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था। चीनी यात्री फाहियान खालिस्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला है वीणा बजाने का शौक खालिस्तान को था। तो वीणा बजाने का शौक किसे था। वीणा बजाने का शौक समुद्रगुप्त को था। अगला है भारत का नेपोलियन खालिस्तान को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने करवाया। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। नेक्स्ट है गुप्त काल के खालिस्तान की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। तो गुप्त काल के कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो लेखक मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। अगला है गुप्त शासकों का राज चिन्ह खालिस्तान था। तो उनका राज चिन्ह, गुप्त शासकों का राज चिन्ह था गरुड़। अगला है गुप्त काल का प्रसिद्ध वेद कौन था। तो प्रसिद्ध वेद थे धन्वंतरी। अगला है भीतरी अभिलेख में खालिस्तान गुप्त शासक का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला है गुप्त वंश का शासक खालिस्तान था। तो गुप्त वंश का संस्थापक खालिस्तान था। तो गुप्त वंश का संस्थापक महाराजा श्रीगुप्त था। अगला है सुदर्शन झील का निर्माण खालिस्तान में हुआ। तो सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ। भूमिदान करने का उद्देश्य खालिस्तान था। तो भूमिदान करने का उद्देश्य नए क्षेत्रों में कृषि विस्तार था। अगला है आहत सिक्के खालिस्तान में जारी किए गए। आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए गए। अगला है देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी उपाधि खालिस्तान ने धारण की। तो देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी उपाधि अशोक ने धारण की थी। कुछ और खालिस्तान देखेंगे। अभिलेखों के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को
पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहा जाता है। अगला है जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष खालिस्तान में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अगला है मुद्राओं के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। तो मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी खालिस्तान थी। तो इसका उत्तर है वाराणसी। अगला है खालिस्तान महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। अगला है पाटलिपुत्र को वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासकों ने खालिस्तान को अपनी राजधानी बनाया। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है इंडिका नामक पुस्तक की रचना खालिस्तान ने की थी। तो आप भी इसका उत्तर जानते हैं, इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगस्थनीज ने की थी। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासनारोहण वर्ष खालिस्तान में हुआ था। तो इसका उत्तर है 321 ईसा पूर्व। अगला है और अंतिम है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के खालिस्तान वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस अध्याय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों और खालिस्तानों का अध्ययन किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। अभी बताए गए सभी विकल्पों और खालिस्तानों का अच्छे से आप बार बार अध्ययन करें। हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे।